तो कैसे हो आप लोग। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग की पढ़ाई जो है चल रही होगी। और चलिएगा, मैं आप लोग का आपका अपना दोस्त समीक कुमार आज जो है एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जो है हम लोग जो है आज यूएस 2012 के कंप्लीट जो है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम का, जिसमें क्या क्या पूछा गया है, प्रश्न जो है किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आप लोग को आज देखने को मिलेगा। और बहुत ही शानदार तरीके से जो है हम इस सफ़र को जो है एंजॉय करेंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ चलिएगा, तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो है नया वीडियो आप लोग के लिए। ईवीएस 2012 सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 2012 ईवीएस एग्ज़ाम में जो आप लोग का पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन है जो है आज के इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा मेरे साथ, आप लोग भी पढ़िएगा ध्यान से, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है कविता और कहानी जो है इसको जो है पढ़ाते समय आप लोग ज़्यादातर यूज़ करते हो। तो इससे जो है क्या फ़ायदा होगा, एक बच्चे को क्या फ़ायदा होगा अध्ययन अध्यापन के दौरान, है ना, वहीं आपको बताना है। तो इससे क्या जो है पाठ जो है आनंददायी और रोचक बनाने में मदद फ़ायदा होता है टीचर को। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह जो है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। यह जो है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करेगा। तो इसमें से जो यदि आप देखें तो चारों के चारों ऑप्शन आप लोग के बहुत ही शानदार है और चारों के चारों ऑप्शन आपके बेहद सटीक जा रहे हैं ना। लेकिन माफ़ कीजिएगा, तो चारों में से आपको उस वाले विकल्प को चुनना पड़ेगा जो कि ज़्यादा सबसे सही और सबसे सटीक है। तो यदि हम सबसे सही और सटीक देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना, यही हमारा क्या होता है, कहानी और जो कविताएं होती हैं, गद्य और पद्य जो होती है उसको जोड़ने का हमारा क्या होता है, मूल उद्देश्य। कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बच्चों में क्या होता है, स्थानीय मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में, जिसमें आपके रीजनल जो है आपके कविताओं को शामिल किया जाता है आपके पाठ्य पुस्तक में। इसके अलावा कहानियों को, आसपास की जो कहानियां हैं, है ना, जो शामिल है उसको शामिल किया जाता है, जिससे क्या करता है बच्चा जो है वैश्विक स्तर पर, मतलब आपके ग्लोबल जो है लेवल पर और संसार की प्रकृति को खोजने में क्या मिलता है उसको, उससे मदद मिलता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिएगा, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे पीयर यहाँ पे लर्निंग की बात की जा रही है। सहयोगात्मक आपका अधिगम हो रहा है, मतलब एक बड़ा जो है विद्यार्थी जो है, बड़े कक्षा का विद्यार्थी छोटी कक्षा के विद्यार्थी को, या एक अधिक कुशल जो विद्यार्थी है वो छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, सिखा रहा है, पढ़ने में मदद कर रहा है। तो इसमें समूहबंध हो रहा है, गहन प्रतियोगिता हो रही है, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा हो रहा है, उच्च नैतिक विकास। ये स्वगरिमा लिखा हुआ है, स्वगरिमा। इस पीडीएफ में जितने भी आपको आधा जो मात्रा वाले होंगे सब वो जो है इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये स्वगरिमा लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम मतलब होता है जो अधिक इंटेलिजेंट जो छात्र है वो अपने छोटे और कम कुशल जो विद्यार्थी होंगे उसका आकलन करते हैं, जिससे क्या होता है उससे उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च उपलब्धि और जो आपका स्वगरिमा होता है, इसका जो है उपलब्धि का ये लोग मिल करके क्या करते हैं, आकलन जो अधिक जो दक्ष विद्यार्थी है वो कम दक्ष जो या कुशल विद्यार्थी है उसका, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, है ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना लीना जो है क्या करती है, चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश 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 के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। मतलब सीमा जो है रट करके सीख रही है, जबकि लीना जो है प्रॉपरली चर्चा करती है, चर्चा करने के बाद क्या करती है, वो जो है इस पाठ को सीख पा रही है। तो ये विकास के सिद्धांत की ओर हमें ले जा रहा है। तो पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये तो नहीं हो सकता। सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब ये तो आपके नियम से उदाहरण की ओर उदाहरण से नियम की ओर, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। निरंतरता का कहीं पे कंटिन्यूटी की बात नहीं की जा रही। अंतः संबंध,
अंतर संबंध का भी बात नहीं किया जा रहा है, दोनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं बताया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। ये उसकी व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकास के व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत पर ये जो है कार्य किया जा रहा है, क्योंकि सीमा को देखो रटना ज़्यादा जो पसंद है ना, बल्कि लीना क्या करती है, हर चीज़ को मस्तिष्क उद्दोलन मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से प्रत्येक पाठ को समझ रही है। इसलिए यहाँ पे सीमा जो है रट करके सीख रही है, बल्कि लीना जो है मस्तिष्क उद्दोलन के माध्यम से सीख रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। इसलिए ये दोनों की क्या हो जाएंगी, अलग अलग व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं दोनों को, क्योंकि वो रटने का उसको आदत हो चुका है और रट करके सीख ही रही है। बल्कि ये जो है लीना जो है क्या करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सीख रही है। इसलिए यहाँ पे जो है दोनों के तरीके अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों का क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, शो किया जा रहा है इन दोनों के माध्यम से, है ना, सीमा और लीना के माध्यम से। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। माफ कीजिएगा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है ना। तो आपको उस ग्रुप को चुनना है जो मच्छरों से फैलता है, ऐसे रोग जो मच्छरों से फैलता है सभी के सभी आपको ऐसे ग्रुप चुनना है। तो पहला डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है पहला ऑप्शन सही हो। दूसरा मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। देखो हैजा और मियादी बुखार जो है ये आपके मच्छरों से नहीं फैलता, तो ये तो निगेटिव हो गया यार आंसर यहाँ पे। डेंगू, हैजा, हैजा भी में जो है, हैजा जो है आपका ये भी नहीं फैलता मच्छर के काटने से। मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, ये मियादी बुखार भी निगेटिव है। तो जहाँ जहाँ मियादी बुखार और हैजा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग। तो जैसे कि यहाँ मियादी बुखार है, यहाँ मियादी बुखार है और हैजा यहाँ भी है और हैजा यहाँ भी है, तो ये तीनों आपके ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक। डेंगू जो है आप लोग को पता होगा एडीन मच्छर के काटने से फैलता है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसमें मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है। वैसे चिकनगुनिया जो है ये भी मच्छर के काटने से होने वाला बहुत बड़ा रोग है। इसलिए मच्छर से फैलने वाले रोग में आपके क्या आ जाएंगे, तीनों के तीनों ये सही और सटीक हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन में मियादी बुखार है, हैजा है और यहाँ भी मियादी बुखार है, इसलिए तीनों आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के बारे में आपको बताना है। सांपों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलता है। तो नांग जो सांप है, अलग अलग जो सांप होते हैं हमारे देश में, उनके बारे में आपको जानना है। तो हमारे देश में यदि हम बात करें तो 4 प्रकार के ऐसे सांप पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, जो कि पहले ही ऑप्शन बोल रहा है कि हमारे देश में केवल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे कि किंग कोबरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट। ये हमारे जो है 4 आपके क्या है, जहरीले सर्प है। कौन कौन सा बोला भाई, एक बार देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, सॉरी। तो मैंने कौन कौन सा बोला आप लोग को एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो मैंने आपको पहला नंबर क्या बोला, एक बार लिख के मैं आप लोग को बोर्ड के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है आप लोग को मैं कहा कि पहला नंबर क्या है, किंग कोबरा, है ना। किंग कोबरा ये आपका पहला सांप है, ये जहरीला होता है। दूसरा नंबर का सांप मैंने क्या बोला, रसल वाइपर, रसल वाइपर, ये आपका दूसरा नंबर का सांप है जो जहरीला होगा, है ना। और एक और सर्प होता है जिसको हम बोलते हैं सा स्केल्ड, सा स्केल्ड जो है ये तीसरा नंबर का सर्प है। और चौथे नंबर का हमारा सर्प होता है क्रोमन केट। तो क्रोमन केट जो है हमारा 4 ये आपके सर्प हो जाएंगे। ये चारों के चारों हमारे जो सर्प होते हैं, क्रोमन क्रेट है, किंग कोबरा है, सॉ स्केल्ड है और आपका रसल वाइपर, ये चारों के चारों हमारे जहरीले सांप है। यदि ये चारों आप लोगों को काट दिए तो फिर इसमें जो है जान जाने की संभावना प्रबल बनी रहती है ना। इसलिए सबसे बेहद खतरनाक सर्प की श्रेणी में आते हैं चारों के चारों। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही और सटीक जा रहा है। नाग, कोबरा जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो मैंने आपको बताया कि सांप नाग जो है कोबरा इसमें आएगा, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। तो काफ़ी हद तक ये भी आपका सही बता रहा है, इसलिए है ना। यहाँ पे यदि हम देखें तो बी आपका सही है, ए भी आपका सही है और सी भी आपका सही जा रहा है। इसके अलावा सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है ना।
तो सांप के जो है काटने की दवाई। अच्छा सी जो है देखो, 4 खोखले दांत नहीं होते, 2 खोखले दांत होते हैं। यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई। 4 खोखले दांत नहीं होते, 2 ही खोखले दांत होंगे। तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत जा रहा है। ए सही जा रहा है, बी सही जा रहा है और डी सही जा रहा है। तो ऑप्शन में आप लोग देखिएगा ए बी डी कहाँ पे है, तो ए बी डी हमारा है सी, सॉरी। तो हमारा ऑप्शन जो यदि हम देखें, तो ऑप्शन यदि हम सही में सही बात करें तो ए हमारा सही है, क्योंकि 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा, नाग हमारा जो है एक प्रकार का जहरीला सांप की श्रेणी में आता है। और चौथा जो है, सांप के काटने की दवा जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया तीनों के तीनों। लेकिन चौथे नंबर में बोल दिया, यहाँ पे गलत कर दिया, 4 खोखले दांत नहीं होते, केवल 2 ही खोखले दांत होते हैं, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसलिए हमारा सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है ना। सही कथन चुनने बोला था इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों को चुनिए। मतलब आपको ये बताना है कि पेट्रोलियम का जो है प्रॉपर्टी क्या होता है, पेट्रोलियम कैसे होता है, देखने उसका स्वाद कैसा रहेगा, उसमें गंध किस प्रकार से आती है, उसकी रंग क्या रहेगा, उसको आपको यहाँ पे बताना है ना। तो यदि हम बात करें पेट्रोलियम की, तो अच्छी गंध होता है, पतला होता है, नीला रंगीन रंग होता है, हो सकता है देखते हैं। बिना गंध का होता है, गाढ़ा होगा तथा गहरे रंग का होगा, ये भी हो सकता है देखते हैं। बदबूदार होगा, गाढ़ा होगा, गहरे रंग का तेल होगा, ये भी हो सकता है। और बदबूदार, पतला और पीला रंग, है ना। तो पीला रंग तो नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन गलत। बिना गंध का तो होगा ही नहीं, पेट्रोल में बिल्कुल गंध आएगा। अच्छी गंध का होगा, अच्छी गंध, बहुत ज़्यादा गंध का भी नहीं हो सकता। नीला रंगीन रंग, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम जो है बदबूदार, गाढ़ा और क्या होता है, गहरे रंग का तेल। ये बिल्कुल आपका सही और सटीक हो जाएगा, 6 का आपका थर्ड, है ना। 7वें नंबर पे आते हैं। हमारा जो है देश जो है विभिन्न जो है कला, संस्कृति, भाषाओं के लिए जाना जाता है। और हर एक जो प्रदेश है यहाँ पे अपने अपनी खुद की एक स्थानीय क्या होती है, कलाकारी, चित्रकारी जो है आपका स्क्रप्चर जो है यहाँ पे आप अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट में आप देख सकते हो, है ना। वैसे ही यहाँ पे आपका मधुबनी चित्रकारी जो है बहुत ही फेमस है हमारे देश में, मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला कहाँ से आती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मधुबनी चित्रकला चलिए मैं ही बता देता हूँ। मधुबनी जो चित्रकला है वो आती है जनरली बिहार से, वो भी उत्तर बिहार से। बिहार जो है जाना जाता है, बहुत ही फेमस हमारा स्टेट है इंडिया का बिहार, है ना। बिहार जहाँ पे आर्यभट्ट जी का जिन्होंने जन्म लिया था, आर्यभट्ट जिन्होंने पूरी दुनिया को शून्य दिया था, वही बिहार है। तो बिहार जो है, इसमें उत्तर बिहार जो है, उत्तर बिहार में आपका क्या देखा जाता है, खास तौर पे मधुबनी चित्रकला देखी जाती है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में अब आपको बताना है कि मधुबनी चित्र जो बनाए जाते हैं उसमें चित्रकार होते हैं, उनके द्वारा जो रंग उपयोग में लिए जा रहे हैं ना, उपयोग रंग में लिए जाते हैं। तो लिए जाने वाले जो रंग होते हैं वो क्या रंग होते हैं, कौन सा रंग होता है, आपको बताना है ना। तो यदि हम बात करें मधुबनी चित्रकारी में, तो जब उनको द्वारा चित्रकारों द्वारा चित्रकारी की जाती है तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल बना करके क्या किया जाता है, चित्रकारी किया जाता है। सॉरी, पिसे हुए चावल के माध्यम से रंगीन घोल बनाकर क्या किया जाता है, चित्रकारी किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। और मधुबनी चित्रकला जो है कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ से फेमस है, तो ये है उत्तर बिहार। इसको आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से सीडी टेट में आपका स्टेट टेट में जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो मधुबनी चित्रकला जो है, चित्रकार जब बनाते हैं तो चित्रकार किस रंग का उपयोग करेंगे भाई, तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का, पिसे हुए चावल का रंगीन घोल बनाते हैं और उसके माध्यम से चित्रकारी की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके मनोविज्ञान में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिसलेक्सिया होता है वो मुख्यतः किससे संबंधित है। ये एक विकार होता है ना, मानसिक इसको अक्षमता में गिना जाता है। तो ये कौन सा टाइप का विकार है आपको बताना है ना। डिसलेक्सिया जो है किस प्रकार का विकार है, डिसलेक्सिया से पीड़ित जो बच्चा होता है उसको कैसी कैसी समस्या आती है, क्या बच्चे को बोलने और सुनने की समस्या रहेगी, पढ़ने की समस्या आएगी, सुनने की समस्या आएगी कि केवल बोलने की समस्या। तो यदि हम बात करें, यदि किसी बच्चे को पढ़ने की समस्या है, जैसे मैंने लिखा वास, तो उसको पढ़ेगा बच्चा 100, है ना। या मैं लिख दिया 6 तो बच्चा पढ़ेगा उसको 9, है ना। इस प्रकार की जो समस्या आती है, तो जो लिखे हुए शब्द होते हैं उसको उल्टा पढ़ना है। यहाँ पे उल्टा पढ़ रहा है बेड, है ना, बेड लिखूंगा मैं, तो उसको पढ़ेगा डैड, है ना, डैब डैब पढ़ेगा उसको। तो इस प्रकार से जो लिखे हुए शब्द है यदि उसको बच्चा उल्टा पढ़ रहा है, उल्टे तरीके से पढ़ रहा है, वर्णों को उलट पुलट करके पढ़ रहा है, वर्णों को सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, या बच्चा जो है पढ़ने में अक्षम है,
तो पढ़ने में अक्षम है बच्चे में, तो इस प्रकार की जो पढ़ने से संबंधित जो समस्याएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। उसी प्रकार एक होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन से संबंधित होता है, लेखन विकार होता है। तो लेखन जो विकार होता है, लेखन वैफल्य बोलते हो, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है। उसी प्रकार एक होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, ये मैथमेटिकल जो मैथ से संबंधित जो कैलकुलेशन होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल जो आप लोग संक्रिया करते हो, प्लस माइनस डिवाइड और गुना, ये चारों के चारों जो संक्रिया होता है इसको जो है बच्चा नहीं कर पाता। इसके लिए एक विकार होता है जिसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलस, कैलकुलस कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिकल से जुड़ा हुआ है, इसलिए डिसकैलकुलिया किसका है, मैथ से संबंधित जो विकार है, गणितीय विकार यदि बच्चे में देखा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा, है ना। डिस्ग्राफिया आपके लेखन से संबंधित विकार होते हैं, और पढ़ने से संबंधित यदि कोई विकार है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। और डिसलेक्सिया का आंसर क्या होता है, पढ़ने से संबंधित होने वाली समस्या। अगला माफ कीजिएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोग समर्थन बनाए हुए, अंत तक बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। क्या बात है, बहुत ही अच्छे होंगे ऐसे उम्मीद है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान को उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास और गतिविधि को खाली स्थान को उपलब्ध कराना चाहिए। तो भाई यदि आप कोई बच्चे को अभ्यास और गतिविधि करा रहे हो तो उसमें आपको प्रकरणों में अंतर निर्मित कर देना चाहिए। आपका जो टॉपिक है उसी से जोड़ करके आपको क्या कराना है, अभ्यास और गतिविधि। जो भी आप गतिविधि करा रहे हो, अभ्यास करा रहे हो, उसको बच्चे के विषय से संबंधित कर दीजिए और विषय से जोड़ करके आप उसको कराइए गतिविधि को, या अभ्यास करा रहे हो या पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी विषय आप उसको अध्ययन अध्यापन करा रहे हो, तो उसको क्या कीजिए, उसके प्रकरण जो विषय है ना, उसी से जोड़ दीजिएगा। तो वो बच्चा जो है बहुत बेहद तरीके से उससे जुड़ करके क्या करेगा, सीख पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का 9 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, बच्चे को क्या उससे संबंधित समस्याएं आ रही है, और बच्चे जो है अपने हाव भाव के माध्यम से अपने जो है भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है, उसको हमें सम्मान देना है। बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना है कि बच्चा इस विषय के बारे में क्या समझता है और क्या जानता है, और उन्होंने अपने इस विषय के बारे में उन्होंने अपना खुद का क्या बनाया है, एक जो है प्रारूप बनाया है, तो उसको जो आपको समझना जरूरी है। तो ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें हमें स्वीकार और सम्मान देना चाहिए। क्यों सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करने के लिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करने का तो अभिभावकों को से यहाँ से कोई संबंध नहीं है, सम्मान देना चाहिए, इसका भी कोई संबंध दिखाई नहीं देता। विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, और विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो परीक्षा जो है कभी भी हमारा सकारात्मक रिजल्ट नहीं देता, तो ये तो निगेटिव जा रहा है ना। अभिभावकों का विचार ये भी निगेटिव जा रहा है, सम्मान देना चाहिए ये भी निगेटिव जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक। 11 नंबर एक क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन बोलता है, प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल जो होता है उस पर बच्चों के आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मतलब सबसे अच्छे तरीके से आप जो है प्राइमरी लेवल पर किसी बच्चे का आकलन करना चाहते हो, तो कौन सा ऐसा तरीका होता है जहाँ पे जो है प्राइमरी लेवल पर जो है बच्चे का आप जो है बहुत ही बेस्ट सर्वश्रेष्ठ तरीके से आप क्या कर सकते हो, आकलन कर सकते हो, ये आपको बताना है। तो आप जो है बच्चे को होमवर्क दे करके कर सकते हो उसका आकलन, होमवर्क के माध्यम से, है ना, होमवर्क दे करके कर सकते हो, या समेटिव वर्क दे सकते हो, आप उसको योगात्मक कार्य दे सकते हो, या पोर्टफोलियो के माध्यम से कर सकते हैं, है ना, या आवधिक परीक्षा है। ये परीक्षा जो है तो हमेशा निगेटिव रहता है हमारे साइकोलॉजी में। गृह कार्य भी ज़्यादा देना सही नहीं रहेगा, योगात्मक कार्य भी सही नहीं है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चे का, जिसमें हम समय समय पर क्या होते हैं, बच्चे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को नोट करते रहते हैं। पोर्टफोलियो एक फाइल की तरह ही होता है, जिसमें हम बच्चों के सतत जो विकास दर होती है उसके बार बार आकलन करते रहते हैं, और जितने भी बच्चों में चेंजेस आ रहा है उसको एक पोर्टफोलियो के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं, ताकि बच्चों को समय पर उसके जो है होने वाली कमियां हैं उसको वहाँ पे लिखा जाता है, विकास के दर को लिखा जाता है, बच्चों के पॉजिटिव पॉइंट को और उसके निगेटिव जो इम्पैक्ट है, कौन कौन से जो फील्ड है जहाँ पे वो कमज़ोर है, कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे तेज़ी से काम कर रहे हैं, इनको जो है पूरे टेबल में एक फाइल के माध्यम से
समायोजित किया जाता है और समायोजित करके रखा जाता है, ताकि समय समय पर बच्चों को उसके ऊपर कार्य करा करके उनके जो है विकास दर को, उसके अधिगम की जो प्रक्रिया है जिसमें रुकावट आ रहा है, बाधा आ रहा है, जिसके पॉइंट में पिछड़ रहा है बच्चा, उस पर जो है शिक्षक द्वारा कार्य किया जाता है और उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, पोर्टफोलियो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह ही होता है, जिसमें जो है बच्चे के आकलन से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करके रखा जाता है ना, एक योजनाबद्ध तरीके से बाद में उसको फिर बच्चों में सुधार करने के लिए यहाँ पे प्रयास किया जाता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है भाई, शिक्षक को क्या फ़ायदा होगा कि जब वो श्रव्य दृश्य सामग्री दिखाएगा बच्चों को और शारीरिक गतिविधि एक्टिविटी के माध्यम से हाव भाव डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच गा रहा है, शिक्षक जो है एक्ट करके, एक्ट प्ले के माध्यम से, खेल के माध्यम से, प्ले के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहा है। श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे कि आपके इंटरनेट या टेलीविजन के माध्यम से पढ़ा रहा है, या फिर TLM मॉडल वगैरह के माध्यम से आपको बच्चों को क्लास में सिखाया जा रहा है, या विभिन्न प्रकार के ठीक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कक्षा में उपयोग कर रहा है। तो इससे जो है बच्चे को गतिविधियों में, विभिन्न गतिविधियों में प्रयोग करता है, तो क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों को, फ़ायदे, इससे बच्चे के फ़ायदे की बात हो रही है, तो बच्चे को इसमें क्या चीज़ इसको मिलने वाला है, सकारात्मक क्या होगा बच्चे के लिए इसमें। तो पहला तो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। दूसरा, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, तो वे बिल्कुल गलत है। शिक्षक को आराम उपलब्ध कराने का उद्देश्य नहीं होता है। TLM जो श्रव्य दृश्य सामग्री होता है उसका ऑडियो विजुअल एड्स प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, है ना। ये आपका ऑप्शन हो सकता है क्या, देखते हैं इसमें भी। ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, दिशा परिवर्तन उपलब्ध नहीं कराते। तो अधिगम में वृद्धि करना है, यही इसका मूल उद्देश्य होता है, और बच्चे जो है अपने इंद्रियों को सक्रिय कर सके, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, है ना, ऐसे जो चीज़ें हैं ये अधिकतम जो है इंद्रियों को सक्रिय कर सके। पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं वो सक्रिय रहे, बच्चों की इंद्रियां सक्रिय रहे, और सक्रिय इंद्रियों के माध्यम से बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से देख करके सीख सके, सुन करके सीख सके, और गतिविधि के माध्यम से अपने आप को एक्टिव करे, अपने आप को इन्वॉल्व करे कक्षा में। इसलिए इसे शारीरिक जो है गतिविधि और दृश्य श्रव्य सामग्री को क्या किया जाता है, टीचर के द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है पढ़ाते समय, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही और सटीक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश 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 के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां नहीं है। अब यहाँ पे नहीं है बोला है, तो आपको निगेटिव आंसर ही लेना पड़ेगा कि किसके द्वारा नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम, तो ये तो है भाई, क्योंकि एक जो है मित्र जो है दूसरे, एक जो है स्टूडेंट दूसरे का सहयोग करेगा, तो उससे जो है उनमें क्या होगा, सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होगी। और पर्यावरण अध्ययन में तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा जो है मिल करके क्या करे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करे, इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ सीखे। निर्देशित खोज भी जरूरी है। समस्या समाधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय। लेकिन व्याख्यान का कोई रोल नहीं है, कोई स्थान नहीं है पर्यावरण अध्ययन में, क्योंकि यदि बच्चे को व्याख्यान देंगे तो बच्चा तो ऐसे भी छोटा बच्चा, समझदारी उतना होता नहीं है, नीरस विषय उसके लिए क्या हो जाएगा, नीरस। तो व्याख्यान जो है बड़ी कक्षाओं के लिए आवश्यक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, नहीं है करके, इसलिए आप इसके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बोला था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान। व्याख्यान जो है उच्चतर कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उच्चतर कक्षाओं में लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे विषय होते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है, और सी ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया था क्वेश्चन में। व्याख्यान विधि आपका उपयोग नहीं किया जा सकता पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते समय, है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहयोगात्मक, निर्देशित खोज और समस्या समाधान विधि, ये हमारे तीनों लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, विकास के लिए। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश 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 के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों के विकास को बढ़ावा देंगे और उसके लिए शामिल है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता तो शामिल नहीं होगा भाई। बच्चों के विकास में वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक बोला है ना, यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। पौष्टिकता की गुणवत्ता खान पान से जुड़ा हुआ है, वातावरणीय कारक नहीं आ सकता ये भी। संस्कृति, संस्कृति हमारे समाज से जुड़ी हुई है। तो शारीरिक गठन, शारीरिक गठन को हम मान सकते हैं कि ये क्या होता है आपके, शारीरिक गठन के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल है ना। तो सभी के सभी शामिल है, लेकिन शारीरिक गठन जो है, शारीरिक गठन का जो है के अलावा, यही शारीरिक गठन को छोड़ करके सभी जो है आपके क्या हो जाएंगे, वातावरणीय कारकों में शामिल है। केवल शारीरिक गठन जो है, ये शारीरिक गठन आपके वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं होगा, है ना। ये और ये तीनों शामिल होगा।
और यहाँ पे शामिल नहीं है बोला है, तो शारीरिक गठन ही शामिल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 है ना। यदि आप लोग को इस लेक्चर का कंप्लीट वीडियो जो चल रहा है अभी, इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आप लोग का इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, बहुत ही नीट और क्लीन, है ना। तो सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने जितने भी बड़े भाई बहन हैं जो भी बीएड डीएड की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट टेस्ट और शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही शानदार और यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य खाली स्थान को बढ़ावा देना है ना। तो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कब होती है, बोलता है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाया जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो पार्श्व मतलब होता है बाजू में, इसके साइड में और क्या क्या उद्देश्य होते हैं और किस चीज़ को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य होता है। तो पढ़ाई लिखाई करा करके बच्चों में ज्ञान को बढ़ाना तो आगे उद्देश्य तो है ही, संकल्पना का विकास करना तो है ही। उसके अलावा पार्श्व मतलब होता है उसके पक्ष में और कौन कौन से साइड में उद्देश्य हो सकते हैं, बाजू में और कौन कौन से उद्देश्य रखे होते हैं संकल्पना के विकास के अलावा। तो यहाँ पे आपको बताना है ना। तो शिक्षार्थी स्वायत्ता, पुनर्बलन जिसको फीडबैक बोलते हो, है ना। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिक भिन्नताएं, तो व्यक्तिक भिन्नताओं को बढ़ावा देना क्या उद्देश्य रहेगा संकल्पना के अलावा। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण करना उद्देश्य होना चाहिए, या पुनर्बलन कराना उद्देश्य होना चाहिए, या शिक्षार्थियों की स्वायत्ता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है आपका यहाँ पे साइड जो है उद्देश्य हो जाएगा। मूल उद्देश्य के अलावा उद्देश्य जो होता है उसको बोलते हैं पार्श्व में निहित उद्देश्य, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ज्ञान का सहसंबंध कराना बच्चों के साथ और उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना। तो ज्ञान के सहसंबंध और स्थानांतरण के माध्यम से निहित जो उद्देश्य होता है उसको बढ़ावा देना क्या होता है, मूल उद्देश्य होता है हमारा संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। और इसके अलावा पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या होगा आपका, ज्ञान का सहसंबंध बताना और स्थानांतरण करना, ये आपका मूल उद्देश्य रहेगा। और इसके अलावा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है ना। तो आप भी एज अ टीचर किसी विद्यालय में चले गए और आप अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रखे हुए हो, तो आपका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, साइंस एग्जीबिशन कराने का हमारा मूल उद्देश्य क्या है स्कूल में, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोलता है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध कराना। तो भाई विद्यालय का नाम प्रसिद्ध कराने के लिए ही कोई थोड़ी साइंस एग्जीबिशन कराएगा भाई, है ना। इसमें बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ होना चाहिए कोई भी काम करा रहे हो तो। दूसरा, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो क्या अभिभावक को संतुष्ट कराने ही उद्देश्य होना क्या, मात्र सर्वाधिक उपयुक्त बोला, सबसे बेस्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न भाषाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो भाषाओं का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, लर्निंग यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, भाषा से संबंधित अधिगम से संबंधित कोई विषय नहीं है कि भाषा को बढ़ावा देगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो एकदम निगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा, बिल्कुल तीर निशाने पे लगेगा शानदार तरीके से, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये बोलता है कि यदि हम एक साइंस एग्जीबिशन करा रहे हैं, साइंस मॉडल यदि आप करा रहे हो, यदि आप विभिन्न प्रकार के साइंस मॉडल आप लोग मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सोशल साइंस का, है ना, हिंदी इंग्लिश का, विभिन्न प्रकार का टीएलएम का मॉडल बना दिए हो और बच्चों के सामने प्रदर्शित कर रहे हो, तो उसका सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, बच्चों में क्रिटिकल जो थिंकिंग है, क्रिएटिविटी जो है उसमें विकास होगा। उसके माध्यम से बच्चे जो है खुद से कुछ नया करके सीखने का प्रयास करेंगे, नए नए तरीके से सोचेंगे विषयों के बारे में, सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा और वो खुले जो है मुक्त अंत वाले प्रश्नों का उनमें चिंतन क्षमता का विकास होगा। और विद्यार्थी जो है इनोवेटिव नए तरीके से तर्क करेगा, नए तरीके से खुद के तरीके से सोचने का प्रयास करेगा और नए तरीके से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। 17 कांसा ब्रांच, ये हमारा मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु के विषय में जिसका उपयोग हम गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। अब मिश्र धातु देखे होंगे जहाँ पे गोलकुंडा का किला है वहाँ पे तोप मिला था, उसी तोप में मिश्र धातु का उपयोग किया गया था, कांसा या ब्रांच का, है ना। तो ये बताना है आपको कांसा या ब्रांच जो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु क्या होता है भाई,
दो या दो से अधिक धातुओं को जब एक निश्चित अनुपात में मिला करके अन्य धातु का निर्माण किया जाता है, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाना है और मिला करके जब अन्य धातु बनाई जाती है, तो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के जो बनने वाली धातु होती है, जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, फिक्स कंपोजिशन में मिलाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धातु, है ना। जैसे कॉपर और जिंक हो गया, कॉपर और टीन हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग मिश्र धातु है। या गन मेटल आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, या मैग्नीशियम आप लोगों ने नाम सुना होगा, या स्टेनलेस स्टील, स्टील भी तो हमारा मिश्र धातु है भाई, स्टील और भी तो मिश्र धातु है। अच्छा, मिश्र धातु का उपयोग क्यों बनाया जाता है? मिश्र धातु इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं का हम लोग उपयोग जो कर रहे हैं, धातुओं का क्षय जो कर रहे हैं, और धातुएं जो होती है अपने आप में मजबूत तो होती है, लेकिन यदि हम मिश्र धातु बना लें तो मिश्र धातु से धातुओं का और मजबूती मिल जाती है, लंबा टिकाऊ चलने वाला हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, इसलिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो गोलकुंडा के किले में तोप मिला था, और तोप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया गया था? ब्रांच का, जिसको आप कांसा बोलते हो। तो कांसे का जो है, कांसा मिश्र धातु किससे मिलकर के बना होता है? कौन कौन चीज़ों को मिलाएंगे, कौन कौन से मटेरियल को, जिससे जो है आपका कांसा या ब्रांच जो है आपका बना सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोलता है कांसा जो है, कांसा तांबा, है ना, तथा टीन के मिश्र धातु है। कांसा जो है किसका इसका मिश्र धातु है? बोलता है पहला कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, और टीन, टीन मतलब एसएन। तो पहला नंबर ऑप्शन बोलता है, पहला ऑप्शन बोलता है कि ये क्या है, कॉपर और टीन से मिलकर के बना होता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है आपका जो कांसा होता है ना, कांसा जो है कॉपर प्लस प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम से मिलकर के बना होता है। तीसरा आपका ऑप्शन बोलता है कांसा जो है अपने आप में तत्व है। वाह वाह, क्या बात है, कांसा कहाँ से तत्व हो जाएगा भाई? कांसा तो तत्व है ही नहीं, ये तो मिश्र धातु है भाई। तो ये तो ऐसे भी ऑप्शन हो रहा है, ब्रॉन्ज अपने आप में तत्व है बोलता है। और लास्ट नंबर बोलता है कांसा जो है किससे मिलकर के बना होता है? कॉपर प्लस जिंक से, है ना, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बना हुआ है बोल रहा है ये। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है मुझे तो कहीं ना कहीं, है ना। तो यदि हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सटीक दिख रहा है, क्योंकि यदि हम बात करें कांसा की, तो कांसा जो है किससे मिलकर के बना होता है? ये कॉपर प्लस टीन, टीन का जो सिंबल होता है एसएन, टीन को एसएन से दर्शाते हैं, स्टेनस, है ना। तो कॉपर प्लस टीन से मिलकर के क्या बनाया जाता है? आपका कांसा बनाया जाता है, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। और एक होता है आपका ब्रास, जिसको बोलते हैं पीतल। पीतल का निर्माण जो होता है वो आपका किससे होता है? कि ये आपका पीतल बनाता है, पीतल, पीतल किससे मिलकर के बना होता है? सॉरी, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के आपका पीतल बनता है ना। तो चलेगा, शानदार सफ़र में आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा, मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा, और बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोग के साथ पढ़ करके, और आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी इसमें बता दी, आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रांच किससे मिलकर के बना होता है? कॉपर प्लस टीन से, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही और सटीक, मिश्र धातु बनाता है, बहुत ही टिकाऊ होता है मिश्र धातु जो होती है ना। गन मेटल, बेल मेटल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, 9th-10th के एनसीईआरटी की बुक में आप लोग को उसका बाकायदा पूरा टेबल मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन बोलता है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा की निष्पादन कक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश 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 की संकल्पनाओं को सिखाती है। ठीक है, तो श्यामा एक टीचर है और वो पढ़ा रही है, पढ़ाते समय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी उसको मानती है जो सृजनात्मक विद्यार्थी को माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ वो सृजनात्मक विद्यार्थी को ही मानती है, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी क्या होते हैं, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में उसकी विशेषता आपको बताना है ना। तो सृजनात्मक विद्यार्थी आप सारे चिंतन करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, अनुकरण करते हैं, या फिर अभिसारी चिंतन करते हैं। तो देखिए भाई, अभिसारी चिंतन क्या होता है? कोई बच्चा यदि किसी विषय के बारे में एक से अधिक तरीके से सोच सके तो वो हमारा क्या होता है? अपसारी चिंतन। बहुत सारे किसी क्वेश्चन के यदि आंसर आपको मिल रहे हैं, खुले अंत वाले प्रश्न, तो उसके लिए हम बोलते हैं अभिसारी चिंतन कर रहे हैं। अभिसारी क्या होता है? बहुत सारे विकल्प आपको मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सभी का आंसर एक ही मिले, तो ये आपका क्या हो जाता है? अभिसारी। अनुकरण मतलब नकल करना किसी चीज़ का देख करके, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। मॉडलिंग भी नहीं होगा। अभिसारी तो अभिसारी बच्चे में क्या करता है? रटन प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। बच्चा जो है एक ही विकल्प के तक सीमित रह जाता है ना। तो मल्टीपल जो है आपका ऑप्शन कौन प्रोवाइड कराता है? अपसारी, खुला खुला प्रश्न बोलते हैं जिसको, है ना। और अभिसारी को बोलते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। तो अपसारी चिंतन जैसे मैं बोलूँगा
12 कैसे बनेगा? तो आपके पास कई सारे विकल्प हैं, है ना। 10 2 12 हो सकता है, ये 6 और 6 12 भी हो सकता है ना। ये 8 और 4 भी क्या हो सकता है आपके 12 हो सकते हैं। मतलब कई सारे हमारे आंसर मिल रहे हैं। तो ऐसे यदि मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, ऐसे 2 अंक बताइए जो क्या करता है जिससे मिलकर के 12 का निर्माण होगा, तो आपके पास कई सारे विकल्प हैं, कई सारे आप आंसर दे सकते हो। ये हमारा क्या करता है, आप सारी चिंतन होता है। और आप सारी चिंतन करने वाला यदि विद्यार्थी है तो उसमें सृजनात्मकता ज़्यादा होगी, और सृजनात्मकता ज़्यादा होगी तो वही सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी में गिना जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। अब सारी चिंतन मतलब मल्टीपल आपके आंसर रहेंगे। जैसे मैं बोलूँगा वायु प्रदूषण कम करने के कौन कौन से उपाय है, तो हर एक स्टूडेंट जो है मुझे अलग अलग का आंसर देगा, अलग अलग टाइप का आंसर देगा। तो वो क्या है, अब सारी चिंतन उसके अंदर विकसित है। अब सारे चिंतन जो है हमारे लिए पॉजिटिव वे में देता है, लेकिन निगेटिव वे में आपका ये चले जाएगा, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 19 नंबर का क्वेश्चन, अल बिरूनी किस देश से आया था? अल बरूनी या अल बिरूनी भाई साहब जो है किस देश से आया हुआ था? बहुत ही प्राचीन जो है ये आपके इतिहासकार थे और यात्री थे। इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो भारत की जब यात्रा की थी तो ये पूछा जा रहा है वो कौन से देश से जो है उन्होंने भारत की यात्रा की थी, भारत कौन से देश से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे अल बिरूनी जो है। तो यदि अल बिरूनी की हम बात करें तो इन्होंने एक बहुत ही भारत के विषय में उन्होंने एक बहुत ही शानदार बुक लिखी थी जिसका नाम था तहकीके हिंद, तहकीक ए हिंद। तहकीके हिंद नाम के इन्होंने, हिंद हिंद मतलब हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, तहकीके हिंद करके इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत ही फेमस थी इनकी जो है। और अल बरूनी जो है वो उन्होंने, ये 11वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। 11वीं शताब्दी का मतलब होता है आपका 1000 से लेकर के 1100 के मध्य, 1000 से लेकर 1100 के मध्य जो समय होता है उसको 11वीं शताब्दी बोलेंगे। तो 11वीं शताब्दी में ये इतिहासकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और ये भारत आए हुए थे। और ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे, है ना। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वही। तो उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे अल बिरूनी जो है। और ये एक क्या थे, इतिहासकार थे। ये बहुत ही महान इतिहासकार थे और भारत देश में ये आए हुए थे। और इन्होंने आकर के यहाँ पे एक बुक लिखा था भारत के संबंधित, और उसका नाम उन्होंने दिया था तहकीके हिंद, जिसमें इन्होंने भारत के विषय में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया। यहाँ पे किस प्रकार व्यापार होता है, यहाँ का खान पान कैसा है, यहाँ की राज व्यवस्था कैसी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत ही विवरण में विस्तार पूर्वक विवरण करके बताया। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसके टाइम टेबल आपको नीचे दिया गया है, और वो एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, सूरत से मडगांव। उसको जाना है, सूरत से मडगांव जाना है। तो सूरत से मडगांव जब चलेगी तो उस दौरान ट्रेन को दूरी तय करने में लगा समय आपको बताना है। तो ट्रेन जब पूरा कुल दूरी तय करेगी, कहाँ से, सूरत से मडगांव की दूरी तय करेगी, तो उस दौरान वह कितना समय लेगी और कितना दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी और कितना समय लेगी, ये आपको बताना है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है और कितना तय किया गया समय क्या रहेगा। तो यदि हम इसमें देखें तो देखिए सबसे पहले में सूरत का और सबसे आखिरी में क्या है, मडगांव। तो उसको निकलना है सूरत से और पहुंचना का है मडगांव। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका दूरी कितना हो रहा है, डिस्टेंस, है ना। सूरत से मडगांव की दूरी क्या है। यदि हम इसमें देखें तो ये वाला सेक्शन देखिए, इसमें दूरी आपका दिया गया है ना। तो सूरत की जो दूरी है, सूरत की दूरी है 530 किलोमीटर, और मडगांव तो 530 किलोमीटर जो है सूरत है, और वहाँ से मडगांव की दूरी है 1509 किलोमीटर, है ना। मतलब आपको दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों का कुल डिफरेंस कितना है। तो 1509 में से यदि मैं माइनस कर रहा हूँ कितना, 530, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। 1509 में से यदि मैं 530 को माइनस कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या देगा, डिस्टेंस देगा, दूरी को बताएगा कितना दूरी है, कहाँ से, सूरत से मडगांव के बीच की दूरी। तो सूरत से मडगांव के बीच की दूरी कितना निकल जाएगा। तो यदि मैं देखता हूँ यहाँ से 1509 माइनस क्या करता हूँ आपका 530, है ना। तो 530 ये आपका हो गया सूरत से मडगांव की दूरी। तो यदि सूरत से मडगांव की दूरी निकालेंगे तो ये आएगा 979, है ना। अब कहाँ रहा है, ऑप्शन में क्या रहा है, 979 किलोमीटर। तो पहला तो कंफर्म है हमारा ऑप्शन, या तो सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, है ना। दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो दूरी तो हमें पता चल चुका है कि जो सूरत है वहाँ से मडगांव के बीच की दूरी कितनी निकल गई, 979 किलोमीटर। चलो ये आपका ऑप्शन, या तो सी आप तो ऑप्शन, या तो डी, दोनों में से कोई एक सही है। तो दूरी तो पता चल चुका है कि 979 हमारा है, कहाँ से कहाँ तक का,
सूरत से मडगांव के बीच की दूरी। अब यदि हम बात करें लगने वाला समय, तो टाइम कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए, निकल कब रहा है, प्रस्थान का समय है ना, निकल कब रहा है ट्रेन जो है सूरत से निकला है आपका 16:20 को, है ना। अच्छा, मडगांव पहुंच कब रहा है वो, है ना, प्रस्थान का समय नहीं देखना है, वो पहुंच कब रहा है, तो निकला 16:20 से, है ना। क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, समझिएगा। 16:20 को निकला और पहुंच कब रहा है वो मडगांव में, 7:35 को। 16:20 को निकला है ना, और पहुंच कब रहा है वो 7:35 को। कहाँ पहुंच रहा है, मडगांव में। तो 16:20 से लेकर के 7:35 बीच, है ना, जो हमारा समय जो टाइम है, उसमें कुल कितना घंटा लिया वही आपको देखना है। 16:20 से लेकर के 7:35 तक का वो जब सफ़र तय किया, कितना, 16:20 से कहाँ तक, 7:35, इस दौरान उन्होंने कितना घंटे का समय लिया, ये आपको देखना है। तो यदि हम बात करें तो 16:20 से 7:35 तक का जो समय है, इसके बीच जो है कुल टाइम जो लगता है वो आपका आता है 15 घंटे 15 आवर्स, है ना, 15 घंटे, और उसके साथ में आपका 15 मिनट, है ना, 15 घंटे और 15 मिनट। तो ऑप्शन में देखिएगा कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय किया भाई, 530 से यहाँ यदि इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 979 किलोमीटर। और कुल कितना दूरी ले, कुल कितना समय ले रहा है बोल रहा हूँ, 5 आवर 15 मिनट। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देखिए, 979 किलोमीटर और 15 घंटे 15 मिनट वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक इस क्वेश्चन नंबर 20 का, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, विशेष आवश्यकता वाले, है ना, स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित भी है, कुछ विकलांग भी है और कुछ बाधित है। बाधित मतलब बोलने सुनने वाले नहीं। यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ इस कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी है स्कूल में, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे भी हैं, बाधित बच्चे भी हैं। मतलब आपको 3 अलग अलग टाइप के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले हैं, बाधित है जो बोल सुन नहीं सकते, विकलांग भी नज़र आ रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग जो है वो भी नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके यहाँ एक स्कूल है और उसमें 3 से 4 अलग अलग टाइप के आपके बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 3 से 4 प्रकार के विशेष प्रकार के बच्चे यहाँ पे आपको पढ़ाई करते हुए देख सकते हो, है ना। विशेष बच्चे भी है ना, विकलांग बच्चे भी है, बाधित बच्चे भी हैं। तो ये किस प्रकार का स्कूल होगा, किस प्रकार के जो है शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है इस स्कूल में, ये आपको बताना है। तो आप लोगों ने सुना होगा इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें आपके सभी विशेष प्रकार के क्षेत्र से आने वाले बच्चे जो है एक ही विषय से जुड़ करके यहाँ पे क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा जिसमें किसी भी प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले हो या कमज़ोर बच्चे हो या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हो या शारीरिक रूप से कोई बच्चे कमज़ोर है, तो उसको सभी को एक जगह पढ़ाया जाता है, शामिल किया जाता है। उसी के लिए हमारा क्या चलाया जा रहा है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या देती है, बढ़ावा देती है कि बच्चे जो है, सभी बच्चे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से आने वाले कमज़ोर पिछड़े विकलांग बच्चे सभी जगह एक ही कक्षा के एक ही तल के नीचे बैठ करके क्या करें, अध्ययन अध्यापन करें और एक दूसरे के साथ मिल करके सीख सके। तो उसके लिए हमारा क्या चलाया जा रहा है, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही और सटीक आंसर। समवयस्क का शिक्षा नहीं होगा। प्रतिपूरक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यदि मूल्यांकन के नज़रिए से देखें तो ये हमारे लिए सही रहता CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी, समावेशी शिक्षा होती है जहाँ पे सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं, विकलांग रहे या बाधित रहे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रहे, शारीरिक या मानसिक रूप से जो क्षतिग्रस्त बच्चे हैं, उन सबको एक ही कक्षा के एक ही तल के नीचे बिठा करके पढ़ाया जाता है और इसके लिए हमारा क्या चला जा रहा है, समावेशी शिक्षा, है ना। अगला 12वां नंबर आपके साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, घर्षण फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ उदाहरण ऐसे थे जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, ये इन्होंने बताया। शिक्षिका ने बताया कि बेटा घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है शिक्षिका ने कौन कौन से ऐसे उदाहरण दिए होंगे घर्षण से संबंधित। तो पहला बोलती है कि शिक्षिका ने यह बताया कि हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। बिल्कुल सही है कि पेन की नोक है ना, पेन की नोक कागज़ पे क्या करता है, घर्षण करेगा, तभी तो हम लिख पा रहे हैं भाई अपना नाम। अब हम सब चीज़ लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो घर्षण के बिना तो संभव नहीं है। दूसरा बोलता है
हम फर्श और हमारे पैरों के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, तो ये भी सही है। चलना, खाना, चबा पाना, भोजन को चबा पाते हो आप लोग, ये भी फ्रिक्शन के कारण ही हो पाता है ना। ब्रेक लगा पाते हो साइकिल में, वो भी गतिशील वाहन को रोक पाते हो, तो ये भी फ्रिक्शन के कारण हो पाता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन बोलता है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। तो ऊर्ध्वाधर फेंकी गई मतलब, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर आप कोई गेंद फेंक रहे हो तो वापस हमारे पास लौट आता है गेंद। तो इसमें घर्षण का कहाँ रोल है भाई? कोई गेंद को आप ऊपर यदि फेंक रहे हो, है ना, किसी गेंद को आप ऊपर फेंकते हो तो हमारे पास लौट क्या रहा है, उसका कारण है ग्रेविटी जी, ग्रेविटी, है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण होता है ये, तो तीसरा ऑप्शन आपका ग्रेविटी के कारण होता है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। घर्षण के कारण ही क्या होते हैं, गतिशील वाहन को हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर डी सही है। सी जो है ये किसके कारण होता है, बॉल को ऊपर फेंकते हो तो नीचे आता है, ग्रेविटी के कारण होता है। पृथ्वी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है बॉल के ऊपर, इसलिए उसको नीचे खींचती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेरेशन के साथ, है ना। स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर खींचती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी को छोड़ दे तो बाकी आपका सही है ए, बी और डी। तो ए, बी, डी आपका कहाँ पे है, ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर दूसरे पे। तो ए, बी, डी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, है ना। चलिएगा अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोलता है एक पश्मीना शॉल लगभग डैश 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 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। पश्मीना शॉल के बारे में बता देना चाहता हूँ। इनको जो है जो भेड़ बकरियां जो होती है उनसे निकाल करके बनाया जाता है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है बहुत ही फेमस शॉल है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर रीजन और लेह लद्दाख रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है, ठंडा स्थान है, वहाँ पे पश्मीना शॉल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और पश्मीना शॉल जो है ये जो है आपके भेड़ जो है बकरियों से प्राप्त किया जाता है इसको, पश्मीना शॉल को। और ये बताया जा रहा है पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटर के बराबर होगा। तो ये बोलता है एक पश्मीना शॉल, है ना, एक पश्मीना जो शॉल है वो कितने आपके नॉर्मल जो शॉल रहेगा, कितने आपके नॉर्मल शॉल है उसके बराबर होगा, नॉर्मल शॉल के बराबर, ये आपको बताना है, ठीक है। और बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे का मेहनत लगेगा, कितने घंटे का समय लगता है एक पश्मीना शॉल को बनाने में, क्योंकि ये हाथ की कलाकारी होती है, हाथ से इसको बनाया जाता है पश्मीना शॉल को। और ये जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाले रीजन में देखा जाता है, बहुत महंगा आता है ये शॉल, पश्मीना शॉल। बकरियों के जो है बाल से इसको जो है बनाया जा रहा है उसको, तो बकरी भेड़ इनसे जो है निकाल करके बनाया जाता है पश्मीना शॉल को, ठंडे प्रदेशों में बनता है ये। तो इसको बनाने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगेगा, तो लगभग 2 घंटे लगते हैं। एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 200 घंटे, 200 आवर्स। तो 200 घंटे यहाँ पे आपको लगेंगे एक पश्मीना शॉल को बनाने में। और ये लगभग जो हमारा साधारण स्वेटर जो हम यूज़ करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा होगा, गर्मी हमें प्रदान करेगा, बराबर गर्म रहेगा, 10 गुना ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है, गर्म रहता है। और उसके साथ साथ इसको बनाने में 200 घंटे का मेहनत लगता है, 200 घंटे इसमें दिए जाते हैं हस्तकला, 200 घंटे का मेहनत लगता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये 10 जो है साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है और इसको बनाने में लगभग 200 घंटे का समय लगता है। और लेह लद्दाख वाले रीजन में और इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाले रीजन में इसका निर्माण किया जाता है, बहुत ही फेमस है पश्मीना शॉल। एक बार जरूर गूगल कीजिएगा और देखिएगा इसके बारे में, माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, देखिए। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज़ है उसमें उसकी शिक्षिका उसको शामिल कर रही है कि बेटा जाओ उसमें शामिल हो जाओ, इन्वॉल्व रहो और खेलो कूदो, है ना। जैसे कि चर्चा है, समूह आधारित परियोजना है, चर्चा डिस्कशन में। इसके अलावा ग्रुप जो है, ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है कि किसी विषय के बारे में कुछ बनाओ, कुछ खोज करके लाओ, कुछ रिसर्च करके लाओ, उनके बारे में उसको दिया गया है आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुसरण कर रही है, तो शिक्षिका किस और उसको जोड़ रही है, किस चीज़ से उसको किस ओर ले जा रही है, चर्चा के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, समूह में कार्य करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो शिक्षिका क्या चाहती है, किस चीज़ की ओर उसको जोड़ रही है। तो भाई जब कहीं पे ग्रुप डिस्कशन होगा, कहीं पे चर्चा करोगे तो आप सामाजिक रूप से कहीं से जुड़ने जा रहे हो ना भाई, तो सामाजिक गतिविधि से जुड़ना है, सीधा सीधा बात है। प्रतियोगिता आधारित सीखना नहीं, यहाँ पे सिखाने की बात नहीं की जा रही है, भाषा निर्देशित कोई बात ही नहीं, मनोरंजन कराना उद्देश्य नहीं होगा शिक्षिका का। शिक्षिका का मूल उद्देश्य क्या रहेगा, सोशल जो एक्टिविटीज़ है उसके माध्यम से लर्निंग कराना, सिखाना,
है ना। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या करना है, उसको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उससे जो है सामाजिक गतिविधि भी हो जाएगा और उससे जो है बच्चा जो है सामाजिक गतिविधि के माध्यम से सोशल इंटरेक्ट के माध्यम से सीख पाएगा। तो यही इसका क्या होगा, मूल उद्देश्य हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन कुछ खास लग नहीं रहे, मनोरंजन कराना या फिर भाषा निर्देशित कराना, लैंग्वेज से संबंधित कुछ है नहीं, प्रतियोगिता आधारित सिखाना नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही और सटीक। क्योंकि चर्चा और समूह के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से जब कोई बच्चा कुछ सीखता है तो उसमें सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाने में उसको मदद मिलती है ना। 25वां नंबर का देखिए, नेपथेंस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे कीटों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, नेपथेंस के पौधा आप लोग गूगल सर्च करना, बहुत डेंजर होता है। जो सीधा सीधा क्या करता है, ऐसा एक पौधा रहेगा जो एक थैलीनुमा संरचना बना लेगा। यहाँ पे ये थैलीनुमा संरचना रहेगा, यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा रहता है ना। और यहाँ पे जैसे कोई भी कीट वगैरह जो आया उसको तुरंत अंदर निगल लेगा। ये अपने आकार को सिकोड़ लेगा और अपने आकार को सिकोड़ करके क्या कर लेगा, उसको निगल लेता है, भोजन के रूप में पचा लेता है अपने शरीर के अंदर, है ना। उसको बोलते हैं नेपथेंस। एक बार गूगल सर्च कीजिएगा, आपको इसका डायग्राम दिख जाएगा, है ना। तो ये बोलता है नेपथेंस एक कीटभक्षी पौधा होता है। यहाँ तक कि ये मेढक और कीड़े मकोड़े और चूहे को जैसे छोटे जीवों को भी खा डालता है, अपने अंदर फंसाएगा और फंसा करके खा लेता है। तो ये हमारे अंदर, हमारे यहाँ कौन सा, हमारे देश में कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे ये नेपथेंस का जो है कीटभक्षी जो है पौधा ये जो है पाया जाता है? तो ये यदि हम बात करें इसका, तो ये मेघालय, सबसे ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होती है मेघालय, मासीराम चेरापूंजी है ना, मेघालय वही है। तो वहीं पे आपका मेघालय में जो है ये आपका नेपथेंस नाम का पौधा पाया जाता है, जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीव जो होते हैं ना उसको अंदर फंसा लेगा और अंदर फंसा करके अपना भोजन बना लेता है ना। तो बहुत ही चालाक ये पौधा होता है और ये आपका कहाँ पाया जाएगा, मेघालय में पाया जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक जो है वर्षा होती है भारत की, मासीराम चेरापूंजी जैसे जगहों पे, है ना। मेघालय, मेघ का आलय, मेघधन, मेघ का मतलब होता है बादल या बादल का आना, जहाँ पे सबसे तेज बारिश होती है, मेघालय, वहीं आपका क्या पाया जाता है, नेपथेंस का पौधा, कीटभक्षी जो है पौधा होता है ये, है ना। अगला, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कौन सा जो है अन्य से भिन्न है? यदि हम बात करें ग्रीस का, पेट्रोल का, कोयला का, पैराफिन मोम का, तो यहाँ पे यदि पैराफिन मोम है, कोयला है और पेट्रोल है, सब के सब एक ही नेचर वाले हैं, है ना। पेट्रोल है, पैराफिन मोम है ना। ज़्यादातर आपके एक ही चीज़ है, पेट्रोल है, ग्रीस है और पैराफिन मोम है, एक ही क्रिया के द्वारा मिलते हैं। लेकिन कोयला, कोयला की हम बात करें तो ये आपके अलग टाइप का बनता है। ग्रीस को, पेट्रोल को, पैराफिन मोम, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, एक ही नेचर के हैं। ग्रीस, पेट्रोल, पैराफिन मोम, ये आपके मृत जीवों के अवशेष से बनाए जाते हैं। बल्कि कोयला जो है आपका क्या होता है, मृत पेड़ पौधों के अवशेष से बनता है। मृत पेड़ पौधों के अवशेष, मृत पेड़ पौधे के अवशेष से आपका क्या बनता है, कोयला। और बाकी जो है आपका ग्रीस, है ना, ग्रीस है, पेट्रोल है, ये क्या होता है, मृत जीवों के शरीर से बनाया जाता है। मृत जो जीवों के शरीर है उनसे बनता है ग्रीस बनेगा, उनसे आपका पेट्रोल बनेगा, उनसे आपका पैराफिन मोम। तो इन को बनाने की जो प्रक्रिया है वो सेम होती है, बट कोयला जो है ये क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे कोयला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भिन्न पूछा है तो यही सबसे भिन्न है तीनों में, चारों में, है ना। 27 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिहार के गांव में बहुत से लोग किस महीने अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं, है ना, और शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खियों का पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? कौन सा ऐसा महीना है जहाँ पे जो है सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन करने का? क्योंकि इसी समय जो है मधुमक्खियों द्वारा क्या होता है, फूलों से पराग को अधिक मात्रा में एकत्रित कर लिया जाता है। तो फूलों को सबसे ज़्यादा, फूलों से जो पराग कण होते हैं उसको सर्वाधिक मात्रा में एकत्रित किया जाता है। और इसी समय जो है एक ऐसा समय होता है जब यहाँ पे शहद बनाने का कार्य भी बहुत तेज़ी से होता है मधुमक्खियों द्वारा। तो शहद भी बहुत तेज़ी से बनाती है मधुमक्खियाँ। तो उस समय को आपको बताना है वो कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा महीना है, कौन से लेकर के कौन से महीने तक, जब जो है मधुमक्खियाँ जो है बहुत ज़्यादा शहद एकत्र करती है और पराग कणों को भी एकत्रित करने का काम जोर शोर से करे रहती है। तो ये आपको बताना है। मधुमक्खियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसमें एक जो है रानी मधुमक्खी होती है जो केवल बच्चे देने, अंडे देने का कार्य करती है। और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है और इसमें नर मधुमक्खियाँ भी होती है। तो ये 3 प्रकार की जो मधुमक्खियाँ आप लोग देखते हो, है ना। रानी मधुमक्खियाँ पूरे छाते का जो है राज करती है, अंडे देने का कार्य करेगी। श्रमिक मधुमक्खियाँ जो है मधुमक्खी के छाते को बनाने का काम करती है। और नर मधुमक्खियों का कार्य भी अलग अलग होता है। यही पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कौन सा महीना होता है। तो अभी अक्टूबर से दिसंबर का महीना, ठंड का जो समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का महीना, इसी दौरान मधुमक्खियाँ क्या करती है, मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है। क्योंकि इसी समय जो है
सबसे अधिक मात्रा में पराग कणों को मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किया जाता है और यही वो समय होता है जब शहद एकत्रित करने का कार्य किया जाता है आसानी से, है ना। इसलिए यह समय हमारा आपका क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर का समय, ठीक। इसके बाद है 28 क्वेश्चन। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से और बहुत सारी फसलों का उपयोग करने से मृदा में क्या होगा, देखिए मृदा का क्या हो जाता है, बंजर हो जाती है, सीधा सी बात है। बार बार आप किसी फसल को उगा रहे हो भाई, तो सीधा सी बात है उसको उपजाऊपना जो है खत्म हो जाएगा और मिट्टी की उपजाऊपना यदि चली गई तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बंजर। जिस प्रकार रेगिस्तान में बंजर हो जाता है, रेती रेत दिखाई देता है, वैसे ही बंजर हो जाएगी आपकी उर्वरा जो शक्ति होती है, वो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी और जो है प्रॉपर मात्रा में वहाँ पे जो है फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा, इसलिए फसल क्या हो जाएगा, बंजर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, ये है ना। देखिएगा, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकान की विशेषताएं चुनिए। तो लेह और लद्दाख के मकान में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। तो यदि हम बात करें भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में यदि चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में असम की तरफ चले गए तो वहाँ पे बैम्बू जो बांस से है, बांस से लकड़ियों से जो है घर बनाए जाते हैं ना। यदि आप मध्य भारत में आएंगे तो यहाँ पे अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में चलेगा तो मिट्टी के घर बनाने के देखने को मिलेंगे, है ना। आप केरल तमिलनाडु की तरफ चलेगा, आंध्र प्रदेश की तरफ, तो उस तरफ अदर अलग तरह के जो है घर बनाए जाते हैं मौसम के हिसाब से। उसी प्रकार आपके लेह लद्दाख जो क्षेत्र है बहुत ही ठंडा और बर्फीला क्षेत्र होता है, तो बर्फीला और ठंडा होने के कारण यहाँ पे किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं आपको बताना है ना। तो यदि लेह और लद्दाख की बात करें, बर्फीला तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे भूकंप जो अर्थक्वेक्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आते रहते हैं। भूकंप आता है क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लोग, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के घर बनाएंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता, वो 2 मंजिला इमारत बनाएंगे, ऐसे इस प्रकार से 2 मंजिला बनाएंगे। यहाँ पे कोई खिड़की नहीं होगा, यहाँ पे वो लोग पशु है, पशुओं को रखते हैं नीचे में और ऊपरी हिस्से में वो लोग रहना पसंद करेंगे। ऊपरी हिस्से में वो घर बनाएंगे, कमरे बने रहते हैं, ऊपरी हिस्से में रहना पसंद करते हैं, है ना। अक्सर जो है ज़्यादा ठंड रहते हैं उस समय, पशुओं को नीचे में रखेंगे। गाय पशु जितने भी आपके घरेलू काम के सामान की जो चीज़ें हैं उसको निचले हिस्से में रखेंगे, ऊपरी हिस्से में लोग रहना पसंद करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी तो सही लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी सही सटीक लग रहा है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती है, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही नज़र आ रहा है। वहाँ जो घर बने रहते हैं वो अक्सर पत्थर मिट्टी और चूने से बने हुए दीवारों से रहते हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तीनों सही हो जाएगा, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। क्योंकि लेह लद्दाख जो है ठंडा प्रदेश है, ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है लेह लद्दाख को, कारगिल का जो रीजन होता है वो वाला। और उसके अलावा वहाँ भूकंप क्षेत्र भी है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ के जो लोग होते हैं खासतौर पर लकड़ी पत्थर और मिट्टी चूने इत्यादि से बनी जो दीवारें होती हैं उनको रहना पसंद करते हैं, है ना, ताकि अर्थक्वेक का ज़्यादा प्रभाव ना पड़ सके। और तीसरा जो है वहाँ के जो लोग होते हैं निचले मकान में कोई खिड़की नहीं छोड़ते, ऊपरी मकान में, मकान के ऊपरी हिस्से में खिड़की रहता है। नीचे में पशु वगैरह जो होते हैं या फिर जो घर के सामान दैनिक सामग्रियाँ होती है उसको नीचे रखा जाता है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तरुण भारत संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आपके सीटेट सीजीटेट एग्जाम या जो भी एग्जाम आप अदर टेट में दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तरुण भारत संघ नामक समूह एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के आने वाले बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए फेमस है, या पुराने झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए फेमस है, या फिर ये विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए उपयोगी है। तो यदि हम बात करें तरुण भारत संघ, ये बहुत ही हमारा हिस्टोरिकल जो है तरुण भारत संघ के बारे में जाना जाता है, ये हमारा बहुत विशेष यूनियन था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था भैया पुराने झीलों को पुनर्निर्मित करना। जो सूखे प्रदेश है जहाँ पे पानी की कमी है, ऐसे इलाकों में क्या करना, नए नए तालाबों का निर्माण करना, पोखरों का निर्माण करना, झीलों का निर्माण कराना। और जहाँ झीलें समाप्त हो रही है, जहाँ पे अनावश्यक अतिक्रमण किया जा रहा है, वहाँ पर रोक लगा करके फिर से क्या करना है, पुनर्निर्मित करना झीलों को, जिससे जल स्तर बढ़ जाए। जल स्तर बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे आसपास पे जो रहने वाले जन समूह है उसको फायदा होगा। तो पुराने झीलों को पुनर्निर्मित कराना ही इसका क्या था, तरुण भारत संघ का उद्देश्य। इनको जो है 1975 में पहली बार इसको जो है स्थापना किया गया था तरुण भारत संघ का 1975 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था, अच्छा, इसको जो है राजस्थान विद्यालय में 1975 में इसका गठन किया गया था। और जयपुर में जो है अग्निकांड हुआ था, उसके जो अग्निकांड में जो पीड़ित लोग थे उनके सहायता करने के लिए इसको भी उस समय बनाया गया था। इसको लगभग इसके बाद इन्होंने ये संस्था जो है बाद में अलग अलग जगहों पर इन्होंने काम किया।
और ये संस्था जो है 35 वीरान जो गांव थे, वीरान गांव मतलब जहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, झीलों का निर्माण कराया। झीलों का निर्माण कराने के साथ साथ वहाँ पे जल जो है, वाटर लेवल है, वाटर लेवल को ऊंचा किया, जिसके कारण वो 35 जो गांव थे वीरान हो गए थे। वीरान गांव में फिर से क्या आ गया, खुशहाली आ गई उन गाँव में। 35 जो वीरान गाँव है उसमें खुशहाली आई और झीलों का पुनर्निर्माण करा के वहाँ पे क्या किया, लोगों को बसाया वापस, है ना। इसलिए तरुण संघ भारत संघ को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुराने जिले को पुनर्निर्मित कराने इनका क्या था, मुख्य रूप से उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो का जो है अंत यहीं पे होता है और आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है आपको लगातार ईवीएस के जितने भी आपके और भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, उनके जो है क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इस चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। तो हमारा जो है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा यदि पसंद आ रहा है तो, और लाइक कमेंट करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।